वंदे मातरम साथियों, मेरे एग्रीकल्चर के प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर का सेकंड फसल उत्पादन वाला चैप्टर। खेती के प्रकार और प्रणालियों के बारे में हमें पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने पिछले जो वीडियो हैं बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे। आप लोगों का बहुत प्यार भी उस पर मिला है, बहुत सारे बच्चों के लाइक भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चर के वीडियो के लिए चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। आइए हम बढ़ते हैं आगे की ओर कि किस तरह से हमें जो है 11th एग्रीकल्चर की तैयारी करना है। 11th एग्रीकल्चर बहुत अच्छा और प्यारा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। ज्यादा आप लोगों को टेंशन और लोड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम कोई 11th एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो बस थोड़ा सा फोकस करके अगर आप पढ़ेंगे तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छा भविष्य भी अपन एग्रीकल्चर में बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप एमपी बोर्ड में 11th और 12th या 12th के बाद पीएटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एम इंस्टीट्यूट उज्जैन के चैनल को एप्लीकेशन को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज को खरीदना चाहते हैं तो दिए हुए यानी कि एम इंस्टीट्यूट उज्जैन प्ले स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एग्रीकल्चर में, यानी कि हमारा फसल उत्पादन का सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमें खेती के प्रकार एवं प्रणालियों के बारे में पूछा जाता है। क्या है खेती के प्रकार? टाइप ऑफ फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फार्मिंग समझिए, किसी भूभाग पर किए जाने वाले कृषि कार्य। किसी भूभाग पर मतलब क्या हो गया, एक ही जगह पर जहां पर हमारे सारे के सारे खेत उपलब्ध होते हैं। किए जाने वाले कार्य को हम बोलते हैं पशुधन, फसल उत्पादन बोल सकते हैं, तथा खेती की परंपरा के आधार पर वर्गीकृत करना खेती के प्रकार कहलाता है। खेती के प्रकार का मतलब क्या होता है कि हम किसान है, किसान के साथ यानी कि खेती कर रहे हैं भाई, तो हमारे पास पूरा अच्छा 10 एकड़ का 20 एकड़ का हमारे पास क्या है, फार्म हाउस बना हुआ है। तो हम उस पर एक ही प्रकार के कोई काम ना करते हुए दो तीन प्रकार के हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने करा भी कि खेती के साथ साथ हम पशुपालन भी करते हैं। कुछ किसान खेती के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। कुछ किसान यानी कि खेती तो करते ही हैं, जिसे हम बोल सकते हैं क्या, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो फसल उगाने के साथ साथ अन्य बिजनेस करना। क्या करना? अन्य बिजनेस करना। ठीक है, पशुपालन करना है ना, मछली पालन करना, मुर्गी पालन करना, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, खेती के प्रकार में शामिल करते हैं। तो अन्य प्रकार के उपयोग करके हम इसे खेती के प्रकार में बोलते हैं। अब वर्गीकृत करना, अलग अलग तरह से इसे वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें क्या बातें को आपको ध्यान में रखना है, जिसमें क्योंकि ये जो प्रकार है उनको बांटा गया है उपजाऊ भूमि के आधार पर, बीज की किस्मों के आधार पर, सिंचाई सुविधा के आधार पर, खाद की उपलब्धता के आधार पर और कृषि यंत्र एवं उपकरण के आधार पर। क्योंकि ये सारे जब साधन किसान के पास उपलब्ध होता है तो वो अलग अलग प्रकार की खेती कर सकता है। ठीक है, अगर साधन का अभाव होता है तो खेती अलग अलग प्रकार की नहीं कर पाता है, कई समस्याएं किसानों को आती है। ठीक है, जैसे बीज की किस्म की हम बात करें तो बहुत अच्छी अच्छी वेराइटियां किसानों के पास नहीं हो पाती है और नहीं होने के कारण वो क्या करता है, उसको नहीं उगा पाता है। सिंचाई के साधन भैया कि बहुत जल्दी हमारे कुएं में, बोरिंग में पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और हम समय पर क्या करते हैं, सिंचाई नहीं कर पाते हैं। पानी का अभाव होता है, कम पानी होता है, तो हम अब जैसा पानी होता है वैसी खेती कर ली जाती है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं खेती के प्रकार। जैसे आपके पास साधन होते हैं, जैसी आपके पास सुविधाएं होती है, उसके आधार पर खेती करना खेती के प्रकार कहलाते हैं। सॉरी, खेती के प्रमुख यानी कि मेजर टाइप ऑफ फार्मिंग हम बात करते हैं। नंबर 1 आता है सामान्य खेती करते हैं, जो आप लोगों ने देख रखी होगी बहुत अच्छी तरीके से। हम लोग कोर्स ऑर्डिनरी फार्मिंग करते हैं, सामान्य खेती। ठीक है, दूसरा आता है विशिष्ट खेती की जाती है। तीसरा आता है, हमारा पॉइंट पड़ता है शुष्क खेती की जाती है, जहां पर कम पानी होता है, कम बारिश होती है, वहां पर हमें ड्राई फार्मिंग करना पड़ती है दोस्तों। अगला होता है मिश्रित खेती भी हम करते हैं। पांचवें नंबर पर आता है कि हम सिंचित खेती भी करते हैं और छठे नंबर पर आता है हम रैचिंग खेती भी करते हैं। आइए हम इन सभी को विस्तृत जानकारी आगे पढ़ते हैं। विनोद, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो बराबर कमेंट करना दोस्तों। मेरा जो है वीडियो आप कहां कहां से देख रहे हो, कौन कौन से जिले से देख रहे हो, इसको एक बार आपको जरूर कमेंट करना है, ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरा वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच रहा है। 11वीं के बच्चे उत्साह है कि भाई वो 11वीं एग्रीकल्चर की तैयारी करें, तो इस चीज को इसलिए आप लोगों का मेरा कमेंट जो है चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको इसे विशेष कमेंट आप करते रहिए। आगे हम बात करते हैं बेटा, नंबर 1 हमने पढ़ा था सामान्य खेती। सर सामान्य खेती क्या होती है?
तो जब किसी फार्म पर अनेक प्रकार की फसलों एवं उद्यमों के आय प्राप्त की जाती है तब इसे सामान्य खेती कहते हैं। भाई हमारे पास बहुत कम जमीन है, छोटा 5, 10, 20 बीघे वाले हम लोग हैं, है ना, हम जमीन है तो अब क्या करेंगे भाई, पूरा पूरा खेती से पूरा नहीं पड़ेंगे भाई, तो खेती के साथ हमने क्या कर लिया 2-5 हमने भैंसे पाल ली, ठीक है ना। साथ में हम क्या करते करे यार, चलो ठीक है, और कुछ होगा तो भाई मुर्गी पालन खोल लिया, थोड़ा बहुत क्या कर लिया हमने, सब्जियों के बगीचे बगीचे लगा लिए, है ना, थोड़े बहुत फल के बगीचे लगा लिए। तो हम बहुत सारे काम उसमें करते हैं, जनरली जो पुराने लोग करते आते हैं, सामान्य यानी कि भरण पोषण के लिए की जाती है, इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार की जो मुख्य खेती घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। भाई अब मैंने खेती में फसल तो उगा ली, खाने के लिए गेहूं तो उगा लिया, ठीक है ना, लेकिन अब भाई सब्जी नहीं उगाई, तो हम थोड़े बहुत क्षेत्र में सब्जी भी उगाते हैं ताकि हम थोड़ा मार्केट में भी बेच पाए और हमारे घर का भी काम हो जाए, हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़े। तो हमारी आवश्यकता थी बेटा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसके लिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पुराना जो कामकाज था वो भी यही होता है कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही पहले खेती की जाती थी। अब खेती घरेलू आवश्यकताओं से कन्वर्ट होने के बाद वो आ गई है काय पर, मॉडर्न एग्रीकल्चर पर, यानी कि बिजनेस। आजकल जो खेती है वो घरेलू नहीं रही, मतलब घर में या अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए किसान नहीं उगाता है सॉरी, ये उगाता है बिजनेस करने के लिए। अभी खेती क्या हो गई है बेटा, बिजनेस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार फसल एवं पशुपालन का चयन करता है। भाई 2-3 भैंस रख ली तो थोड़ा बहुत दूध मार्केट में बेच दिया, बराबर, फिर थोड़ा बहुत दूध हमारे घर में भी काम आ गया, घी बना ली, छाछ बना ली, मजे कर रहे हैं, है ना। तो भाई ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे दूध रहता है तो जब मर्जी पड़े तब चाय पियो, घर का घी होता है तो बड़ा बाटी में बिल्कुल मसल मसल के खाओ, समझ में आ गए। तो किसान को पहले खरीदना नहीं पड़ते थे, आज अब किसानों को भी क्या करना पड़ता है बेटा, दूध खरीदना पड़ती है, सब्जी खरीदना पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो इन सभी चीजों का समावेश नहीं करता है। अगर वो फसल कर रहा है तो उसने सोच लिया अरे यार नहीं, मेरे को तो सोयाबीन लगाना है, तो उसने पूरी पूरी सोयाबीन ही दे मारी। वो पता चल रहा है कि कई किसानों को आजकल भुट्टे भी खरीद के खाना पड़ रहा है ना। तो ये स्थिति हो गई, तो वो क्या करते हैं बेटा, घरेलू आवश्यकताओं को देखकर नहीं करते, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गए बिजनेस पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके कई सारे हमारे लाभ होते हैं। सामान्य खेती के लाभ भैया, तो किसान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से, भाई जितनी भी द फार्मर कैन इजीली फुलफिल फैमिली नीड्स, जितनी भी फैमिली की नीड्स होती है फुलफिल वो अपनी खेती से कर लेता था। क्यों बेटा, क्योंकि वो खेतों पे दाल उगा लेता था, खेतों पे मूंगफली उगा लेता था, खेतों पे सब्जियां उगा लेता था, तो उसकी जितनी ज्यादा घर का दूध उसको मिल जाता था, तो सारी उसकी फैमिली की जितनी भी नीड है वो सब पूरी हो जाती है। द फार्मर रिमेन्स इंप्लॉयड, है ना, थ्रू आउट द ईयर। हम बात कर रहे हैं कि जो किसान था वो पूरे साल कहीं ना कहीं व्यस्त रहता था। तो क्या जो है पूरे वर्ष किसान कहीं ना कहीं व्यस्त रहता है, तो बराबर जब व्यस्त रहता है तो स्वस्थ भी रहता है, स्वस्थ रहता है साथ में आमदनी भी बढ़ती है ना, दूसरे फायदे भी होते हैं, तो वो सारी चीजें किसानों को मिलती है। आजीविका के लिए अन्य कार्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। आज किसान खेती के साथ साथ बहुत सारे धंधे करते हैं, सुना है ना आप लोगों ने, भाई खेती तो कर ही रहा है, क्यों, क्योंकि वो खेती में सिर्फ सोयाबीन बो रहा है, तो सोयाबीन बो दी, जो किसान फुर्सत में हो गया, फुर्सत में हो गया तो भाई कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है ना, हर तीसरा व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी का काम करने मिल जाएगा। भाई कोई किराने की दुकान चला रहा है, कोई मंडी में जाकर काम कर रहा है, तो उसको दूसरे कामों पर भी आजकल निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर वो ये सारा काम करता है तो उसको नहीं रहना पड़ता है। फार्म के सभी संसाधनों का उचित उपयोग होता है। अगर वो भाई सारा काम कर रहा है ना, तो बैलगाड़ी है, तो सभी मतलब क्या होता है, सारे संसाधन उसके उचित उपयोग कर पाते हैं। छोटे एवं सीमांत किसानों का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि हमें आमदनी का जोखिम नहीं उठाना पड़ता है। अगर हमने कोई फसल लगाई उसमें नुकसान होता है तो हम जो पशुपालन कर रहे हैं उससे हमको आमदनी मिल जाती है, सब्जी जो उगा रहे हैं उससे हमको आमदनी मिल जाती है, तो किसानों को जोखिम कम उठाना पड़ता है, ठीक है ना। अभी आजकल फिलहाल ये हुआ भैया कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई, और बारिश हो गई तो हमारी सारी सोयाबीन क्या हो जाती है, चौपट हो जाती है। अब किसान क्या करेगा, तो भाई वो एक ही फसल पर अगर डिपेंड है तो उसको जोखिम जो है बहुत सारा उठाना पड़ता है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आता रहे तो भाई मेरे को थोड़ा सा हरी झंडी दिखाते रहना, ठीक है। हरी झंडी दिखाने से आप लोगों का जो है मेरा भी उत्साह बनेगा कि भाई जो मेरे द्वारा बोले गए शब्द, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट बच्चों को समझ में आ रहा है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो है सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब हम सामान्य खेती की कुछ हानियां आती है, तो भैया फार्मिंग में जिस डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, तो यह खेती मुख्य तो छोटे एवं सीमांत किसानों तक सीमित है, मतलब इसको छोटे किसान कर सकते हैं, बड़े किसान इस लेवल पर ध्यान नहीं देते। ये ध्यान में रखना, 2-5-6 बीघे वाले ही ध्यान देते हैं। अधिक लाभ प्राप्त करने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि भाई बड़ा बेनिफिट कमाने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि थोड़ा 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 सब जगह से हम कमाते हैं।
आधुनिक तकनीकों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या होता है कि आधुनिक तकनीकी में क्या होता है कि छोटी जगह पर आधुनिक तकनीकी का उपयोग हम नहीं कर सकते। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर में बेटा, जो है खेतों पे स्प्रे करने के लिए ड्रोन आया है। कि हमारे पास 4 बीघा जमीन है या 8 बीघा जमीन है, तो क्या हम वो 1.5 लाख रुपए का ड्रोन खरीदेंगे क्या? वो कतई ना खरीदेंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है भाई, हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, बड़े पैमाने पर उत्पादन कठिन होता है। अब जमीन ही बड़ी नहीं है तो भाई पैमाना और उत्पादन बड़ा करके करना क्या है। तो हमारे पास क्या होता है, उत्पादन कठिन हो जाता है, बड़े पैमाने पर नहीं कर पाते। वैसे है ही नहीं जमीन, तो क्या ही बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बेटा। अगला आता है नंबर 2, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा सर्दी खांसी चल रहा है, कोऑपरेट करना बेटा, ठीक है। चलो, जिस खेती में किसी एक उद्यम से कुल आय का 50% या उससे अधिक होता है, कितना होता है, 50% से अधिक होता है। हमने अभी बात कर दी बेटा कि हम करेंगे पशुपालन, क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। अब पशुपालन के साथ साथ में क्या कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। जब खेती भी हम कर रहे हैं पशुपालन के साथ साथ, तो क्या होता है कि जिस बंदे, हम अब इस दोनों से मान लिया जाता है कि मैंने जो खेती करी उसमें मुझे 40% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैंने जो पशुपालन किया था, मेरे पास अच्छी भैंसें थी, 40-50 भैंसें अगर अपन ने कर ली, तो भाई पता चल रहा है कि हमारे पास 60% प्रॉफिट होगा। अब पूरे साल जो हमने देखा बेटा कि जो 100% हमने जो पैसा कमाया है, तो आपको दिख रहा होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ कि जो ज्यादा पैसा आपने कमाया वो कौन से बिजनेस से कमाया। तो बराबर सर दिख रहा है यहाँ पर 60%, यानी कि किससे कमाया आपने, पशुपालन से कमाया। तो ये जो पशुपालन होता है, ये आपके लिए क्या बन जाती है बेटा, विशिष्ट खेती। क्या बन जाती है, विशिष्ट खेती, जिसे स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसे 50% से अधिक धन प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब ये जो कम वाली है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं विविध खेती। क्या बोलते हैं, विविध खेती बोलते हैं। अब इसके उदाहरण के लिए आप समझिए, यदि किसान की कुल आय का 50% अधिक भाग गन्ने से प्राप्त होता है, यानी कि अगर हमने मान लिया जाता है कि ये पशुपालन से नहीं होता है, अगर हम बात करते हैं, यहां पर आ जाओ, पशुपालन से हमको 40% होता है या 60% हमने जो खेती लगाई उसमें गन्ना लगा लिया, क्या लगा लिया, गन्ना लगा लिया, तो गन्ने से प्राप्त होता है, तो उसे गन्ना फार्म कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत जो गन्ना लगाया है ना, इसमें भी अलग अलग प्रकार की हमने फसल लगाई नहीं। तो 60% जिससे प्राप्त होगा ज्यादा, यानी कि आपको यही ध्यान में रखना है कि जिससे 50% से अधिक प्राप्त होगा वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहलाएगा। समझ में आ रहा है विनोद, बराबर कमेंट करो बेटा, समझ में आ रहा है तो ओके डन सर, है ना। जो भी आपको लगे अच्छा लगे उसको आप कंटिन्यू करते रहो। विशिष्ट खेती की आवश्यक शर्तें क्या होती हैं, फार्म के निकट कृषि मंडी उपलब्ध होनी चाहिए बेटा, बराबर। जब हम, क्योंकि क्या होता है, जितनी पास में सुविधाएं, फसलों को ढोने में सुविधाएं होती है, क्योंकि भाड़ा कम लगता है, समय कम लगता है, तो इसलिए कुछ भी क्या होने चाहिए भैया, मंडी के पास आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। किसान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए, भाई थोड़ी सी, भाई लाने ले जाने में ट्रैक्टर डीजल ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, सुदृढ़ होना चाहिए। उद्यम मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिकूल जो है परिस्थितियां, कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, भाई कोई अभाव आ गया कि यार अब तो पैसे ही नहीं मिल रहे हैं, दुकान पे खरीदने गए तो भाई दुकानदार हमको उधार ही नहीं दे रहा है, तो हमारी फसलें खराब हो रही, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति पैदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट खेती के लाभ की। उत्तम प्रबंधन द्वारा खेती को व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है, बराबर। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो, डेयरी फार्म पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ अच्छा मेंटेन हो रहा है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं बेटा, व्यवसाय बोल सकते हैं अपना, एक प्रकार का क्या हो गया, कमर्शियल बिजनेस। मैंने पहले ही बताया, आजकल जितनी भी खेती हो रही है, पशुपालन हो रहा है, सब बिजनेस हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है। अगला है, उपलब्ध संसाधनों से अधिक आय प्राप्त की जा सकती, बराबर। जल्दी हम जो भी अच्छे पर उसका अगर प्रबंधन अच्छा करेंगे, ध्यान अच्छा देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कमा पाएंगे। सारा खेल का बेटा, मैनेजमेंट का। किसका खेल है, अगर अच्छा मैनेजमेंट आपने कर लिया, अच्छा प्रबंधन कर लिया, तो आप अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हो। आधुनिक महंगी कृषि मशीनें खरीदी जा सकती, बराबर। अगर आपके पास पैसा आएगा तो बराबर है ना, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा मशीनें, भाई आप गाय भैंस पाल रहे हो, दूध निकालना है, तो भाई 30 40 50 भैंसों का दूध कब तक निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, नहीं चलो मशीन खरीदना है भाई, तो दूध निकालने वाली मशीन हम लेकर आते हैं, सफाई करने वाली मशीन आप खरीदते हैं। किसानों को बाजार की गतिविधियों की अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि रोज मार्केट में अपडेट रहता है, तो किसान को सारी गतिविधियों के बारे में जानकारी होती है। जो अभी हमने स्पेशलाइज्ड फार्मिंग पढ़ा था,
उसका जो ऑप्शन मैंने बताया था बेटा डाइवर्सिफाइड, क्या बताया था बेटा डाइवर्सिफाइड, जिसे बोला था विविध खेती या विविधीकरण भी बोल सकते हैं या विविध खेती भी आप इसे बोल सकते हैं, विविध खेती। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह विशिष्ट खेती से बिल्कुल जो है विपरीत है, मैंने बता दिया विपरीत था क्योंकि हमने एक फार्मर से क्या करा था बेटा 40% कमाया था, एक काम से हमने कितना कमाया था 60%। तो जिससे 60 कमाया था उसे विशिष्ट बोल दिया और जिससे 40 कमाया था उसे विविध बोल दिया, बस इतना सा फर्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कोई भी एक उद्यम कुल आय का 50% अधिक योगदान नहीं देता है, मतलब क्या दे रहा है, योगदान ज्यादा नहीं दे रहा है तो क्या दे रहा है, कम तो दे रहा है ना, तो कम दे रहा है मतलब 40% दे रहा है, तो इसे आपको विविध में याद रखना है। किसान की आय अनेक फसलों एवं उद्यमों से प्राप्त होती है, बराबर अलग अलग प्रकार के फसल और उद्यमों से प्राप्त होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्रमाण, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल क्या बेटा सीमित है, 5 बीघा जमीन है 10 बीघा, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हमको आमदनी करना है। यह खेती मुख्यतः सीमांत एवं मध्यम किसानों के में अधिक प्रचलित है, बराबर मध्यम और सीमांत जिसके पास कृषि का जोत छोटा है 5 बीघा 10 बीघा अगर जमीन हो तो उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये होता है विविध खेती बेटा। ठीक है, विशिष्ट खेती और विविध खेती दो याद रखना है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग और डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। अगला आता है विविधीकरण यानी कि विविध खेती के लाभ। यदि एक फसल नष्ट हो जाए तो उसका बाजार असफल हो जाए तो अन्य फसलों की आय प्राप्त की जा सकती है, बराबर मैंने बताया भैया कि सोयाबीन खराब हो जाती है तो हमें दूसरा साधन से हमको लगभग आमदनी हो जाती है, हमें ज्यादा जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वर्ष में कई बार खेती से आय प्राप्त होती है, बराबर कंटिन्यू सब्जी हो गई तो भाई दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन घरों में क्या आती है, पैसा आता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है तथा फसल चक्र पालन स्वतः हो जाता है, क्योंकि बार बार हम बदल बदल कर फसलें लगाते हैं तो फसल चक्र का जो है पालन हो जाता है। जब आप वर्ष में किसी एक मुख्य फसल को लगाते हैं, सोयाबीन को लगाते हैं, तो आपके घर में 3 महीने 4 महीने 5 महीने में एक बार पैसा आता है। लेकिन दूध का बिजनेस करते हो तो हर तीसरे चौथे दिन हफ्ता आता है, बराबर हफ्ता आता है ना, आपको पता है कि भाई इस हफ्ते इनका बिल बना, तो उसमें पैसे जब आती है तो हमारी बहुत ज्यादा इधर उधर उठापटक नहीं करना पड़ती, रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सब्जियों में भी सेम ऐसा होता है बेटा। भूमि श्रमिक एवं मशीनरी जैसी सभी संसाधनों का पूरे वर्ष उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं तो इन सभी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आता है विविधीकरण खेती की हानियां। इस प्रणाली में बड़े स्तर पर खेती करना कठिन होती है, क्योंकि इतनी बहुत ज्यादा बड़ा स्तर अगर क्षेत्रफल है 50 हेक्टेयर है ना, ऐसा कोई फार्म है तो वहां पर यह संभव नहीं होता है। खेती को पूर्ण व्यवसायिक रूप से देना असंभव नहीं है, देना है ना, पूर्ण व्यवसायिक रूप जो है स्वरूप देना संभव नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से हम व्यवसायिक नहीं कर सकते, कि बड़ा क्षेत्र होता है उसे मैनेजमेंट करने में बड़ी तकलीफ आती है। महंगी एवं फसल विशिष्ट मशीनरी खरीदना संभव नहीं होता, क्योंकि हम छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो सभी के लिए अलग अलग मशीन तो खरीद नहीं सकते। किसी एक फसल से अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता, बराबर, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं तो सभी से अलग अलग होता है। सॉरी बेटा, खांसी बहुत चल रही है ना। अब बात करते हैं हम शुष्क खेती की, किसकी बात करते हैं, शुष्क खेती की, ड्राई फार्मिंग की। अब ड्राई फार्मिंग का मतलब, शुष्क का मतलब बेटा सूखा, क्या याद रखना है आपको, ये सूखा ऐसा भी लिख सकते, ठीक है। सूखा की हम बात कर रहे हैं कि जहां पर बारिश बहुत कम होती है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं शुष्क क्षेत्र। अब बहुत कम में कितनी कम होती है सर, तो बेटा याद रखना है 20 इंच, क्या याद रखना है बेटा 20 इंच या 50 सेंटीमीटर, बेटा पीएटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या 500 मिलीमीटर, क्या याद रखोगे। अगर किसी क्षेत्र में 20 इंच से कम बारिश होती है तो उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है तो उसको शुष्क क्षेत्र कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र में 500 मिलीमीटर से कम बरसात होती है तो भी उसे शुष्क क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या बेटा इक्वल है, या तो उसे 500 मिलीमीटर बोल दो या 50 सेंटीमीटर बोल दो या 20 इंच बोल दो। आ गई बात समझ में, नोट कर लेना, पीएटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कितनी मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को शुष्क क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। या कभी कभी ऑप्शन में बेटा ए बी सी और डी वाला ऑप्शन क्या हो सकता है, उपरोक्त, क्या हो सकता है, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा बेटा, जल्दी बताओ, सब समझ गए होंगे, तो क्या राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगर ये 20 इंच भी होगा, 50 सेंटीमीटर भी होगा और या 500 मिलीमीटर भी होगा तो आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी आएगा, ठीक है। इस प्रकार की खेती मुख्यतः वर्षा आधारित होती है, जहां पर वर्षा होती है वहां पर ही ये खेती संभव होती है।
आप लोगों ने देखा होगा भैया कि शुष्क क्षेत्र में मेरे कुएं में पानी कम है, बोरिंग में पानी कम है, तो जब सिर्फ बारिश होती है तो बारिश में हम सोयाबीन लगा लेते हैं। कुएं में थोड़ा बहुत पानी है तो एक दो पानी के चने वने लगा लिए जाते हैं, रायडा वगैरह लगा लिया जाता है, या दो तीन पानी वाला गेहूं लगा लिया जाता है, या बहुत सारे किसान बहुत जल्दी के आलू भी लगा लेते हैं। उसके बाद उनके खेतों पर पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो हालांकि वो शुष्क नहीं होता है क्योंकि उनको दूसरी फसल के पास भी क्या होता है, सिंचाई का साधन होता है। लेकिन शुष्क क्षेत्र में क्या होता है, किसान सिर्फ बेटा बारिश में ही फसल लगा पाता है। कब लगा पाता है, ध्यान रखना कि बारिश वाले सीजन में ही क्या करता है, किसान फसल लगा पाता है, दूसरे सीजन में तो वो फसल नहीं लगा पाता, उसके पास बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोए जाने वाला जो क्षेत्रफल है वो कब है बेटा, बारिश ऋतु में। याद रखना, वर्षा ऋतु में या खरीफ ऋतु में बोए जाता है। तो बुआई का जो क्षेत्रफल है सबसे ज्यादा वर्षा ऋतु में आता है। फसल उत्पादन के लिए वर्षा के जल को भूमि में अतिरिक्त समय तक सुरक्षित रखा जाता है। अब भैया क्या होता है, भूमि में सुरक्षित रखना, ये कैसे संभव है सर? तो भूमि में सुरक्षित रखने का मतलब होता है बेटा, मैंने बताया कि आल क्या होती है। कई बार किसान खेत की बारिश के बाद खेत की जुताई लंबे समय तक नहीं करते। अगर जुताई कर देंगे तो उसकी नमी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इसलिए जुताई नहीं करते, आल बनी रहती है, नमी बनी रहती है, उसी नमी में चने वगैरह की बुआई कर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस शुष्क खेती का महत्व क्या होता है, तो भारत का अधिकांश कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित, अभी हम पढ़कर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वर्षा पर ही आधारित है। क्षेत्रफल वर्षा में ही बुआई होती है। देश की लगभग 74 कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है। कितने परसेंट, 74। जब बारिश होगी तभी बुआई होगी, तभी फसलें लगाई जाती है, तभी हमारे कुएं में पानी बढ़ेगा, बोरिंग में पानी बढ़ेगा, वाटर लेवल हमारा बढ़ेगा, तभी तो बढ़ेगा, वर्षा होगी। शुष्क खेती से देश के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 42% प्राप्त होता है। दालें, तिलहन, कपास एवं मोटे अनाज का उत्पादन मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में होता है। ये ध्यान में रखना, दालें वगैरह है ना, कपास या मोटे अनाज वाली जो है, इनका जो उत्पादन है अधिकतर कहां होता है, शुष्क क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, चना वगैरह भी हम शुष्क क्षेत्रों में लगाते हैं, रायडा भी शुष्क क्षेत्रों में लगाते हैं। शुष्क खेती में फसल असफल होने के कारण हम क्यों होते हैं, तो भाई पहला अपर्याप्त एवं असमान वर्षा। भाई जरूरी थोड़ी कि बारिश सॉरी कि बारिश समान होगी, संभव बराबर है क्या, नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा हो सकती है। वर्षा का देर से प्रारंभ होना और जल्दी समाप्त होना, वर्षा क्षेत्र में यही होता है कि भाई हमारे पता चल रहा है कि 15 जून से, है ना, 15 जून से 15 जुलाई के मध्य, है ना, जुलाई के मध्य हमारी बारिश होना चाहिए, लेकिन पता चल रहा है कि 30 जुलाई को बारिश आ रही है, तो देर से शुरू हो रही है, खत्म बहुत जल्दी हो रही है ना, तो उसको हम बोलते हैं, तो वहां सूखा क्षेत्र होता है। फसल अवधि में जो है लंबा सूखा स्पेस, यानी कि जब फसल हमने बो दी तो पता चल रहा है कि फसल बोने के बाद पानी नहीं गिर रहा है, बहुत ज्यादा लंबा 15-20 दिन 25 दिन का पीरियड चला जाता है ना, तो ड्राई स्पेली बोला जाता है। अगला, मिट्टी की नमी, यानी कि मिट्टी की नमी धारण क्षमता कम हो जाती है बराबर, क्योंकि नमी उसके अंदर बनी नहीं रहती है, सूखा हो जाता है। मिट्टी की उर्वरा भी कम हो जाती है बराबर, क्योंकि भाई पानी नहीं मिलेगा तो उर्वरा शक्ति पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये याद रखना आपको बेटा, क्या असफल होने के कारण, क्या सूखी खेती जहां पर करते हो इसलिए हम असफल हो जाते हैं। अब फसल तो लगा दी, फसल उग कर बाहर भी आ गई बेटा, है ना, पर अब इसको आपको क्या लग रहा है फोटो देखकर कि भाई इसको पानी की आवश्यकता है ना, बराबर मात्रा में किसकी आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। तो अब बड़ी हो गई फसल, अब बड़ी हो गई, तब इसका क्या हमको हानि हो सकती है बेटा, फसल उग कर बड़ी हो गई, दो चार पत्तियां आ गई, पर इसमें फूल और फल नहीं आ पाते। ठीक है, ऐसी स्थिति में फूल और फल नहीं बन पाते हैं, तो हमारा जो फसल उत्पादन या हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो जाता है या गिर जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, पूरी फसलें हमारी सूखकर खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इन बातों का आपको इसमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शुष्क खेती के प्रमुख प्रबंधन। मृदा में नमी संरक्षण, ये आपको करना पड़ेगा बेटा, कि जब तक आप नमी को नहीं बचा कर रखेंगे, जब तक अगली फसल का अच्छे से उत्पादन नहीं ले पाएंगे। दूसरा, भूमि में वर्षा जल को अधिक समय तक सुरक्षित रखना, जो बारिश का पानी है उसको कैसे हम रोक के रखेंगे, कि पानी को रोक कर रखेंगे तो जो है मृदा में बराबर नमी बनी रहेगी। वाष्पीकरण का नियंत्रण, अब ये तो क्या होता है, कई बार वाष्पीकरण का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि भाई जितनी ज्यादा धूप गिरेगी, है ना, उतना ज्यादा पानी क्या होगा, वाष्प बनकर उड़ता है, तो उसका नियंत्रण हम काफी कम, फिर भी कुछ हद तक मल्चिंग वल्चिंग लगाकर ये काम कर सकते हैं। चौथा है मृदा से पानी के वाष्पीकरण को कम करना, बराबर ये हो गया। और फसल प्रबंधन, फसल का इस तरह से प्रबंधन आपको करना है ना, कि भाई व्यवस्थित मैनेजमेंट करके, अगर आपके पास पानी कम है सॉरी
पानी कम है तो भाई हम कम पानी वाली फसलें, कम पानी वाली वेराइटी, ऐसी फसलों को आपको उगाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फसल का प्रबंधन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज कई बार खांसी चल गई बेटा ना, सर्दी होने के कारण, खांसी होने के कारण बहुत, ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज करना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेटा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, या मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, 11वीं 12वीं या पीएटी की आप तैयारी कर रहे हैं एमपी बोर्ड से लेकर, तो प्ले स्टोर पर जाकर एम इंस्टीट्यूट का चैनल आप जो है या एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से पूर्णतः स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स आपको उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड वाले चैप्टर में बहुत जल्दी। आप लोगों का प्यार कमेंट बना रहेगा तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी जितना ज्यादा कमेंट आता रहेगा उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, चैप्टर वाइज आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।